टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं. प्रेम, शांती आणि शिक्षण यांच्याद्वारेच आपण आपल्या देशाची प्रगती करू शकतो असे म्हणणारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयीजी यांचा आज वाढदिवस आहे आणि त्या जयंतीनिमित्त आपण त्यांना विनम्र अभिवादन करून आज दीप कमल फाउंडेशनच्या वतीनं सर्वांचं इथे मी मनपूर्वक स्वागत करते. थोडी शांतता राखूया आणि सगळ्या महिलांना विनंती करते की आपण कृपया स्थानापन्न व्हा. आज संपूर्ण भारतातून आजच्या ह्या कार्यक्रमासाठी बरीच मंडळी आलेली आहेत. त्यांचं मनपूर्वक इथे मी स्वागत करते. आणि आता हा कार्यक्रम सुरू होऊन कार्यक्रम संपेपर्यंत मात्र पूर्ण आपले मोबाईल फोन हे सायलेंटवर जाऊ देत. अनेक माझ्या मैत्रिणी अजूनही सेल्फी काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण मला त्यानिमित्तानं आज अटलजींचा वाढदिवस आहे त्यानिमित्तानं सांगावंसं वाटतं की सेल्फी काढायला एक 10 सेकंद लागत असतील, पण आपली इमेज बनवायला अटलजींसारखा एक संघर्ष करावा लागतो. तर सेल्फीपेक्षा आपली इमेज कशी बनेल याच्याकडे लक्ष देऊया आपण, म्हणजे थोडी का होईना त्यांच्या जयंतीनिमित्त आपली अभिवादन आहे ते पोचेल. अटलजींनी असंच आपल्याला सांगितलेलं आहे की देशप्रेम महत्त्वाचं, आणि हे देशप्रेम करत असताना खूप काही आपल्याला करायला लागत नाही. आपण आपल्या स्वतःवर आधी प्रेम करा, ते निस्वार्थ असलं पाहिजे, आणि मग घरातल्या सगळ्यांवर प्रेम करा. वडीलधारी मंडळी आहेत त्यांच्यावर प्रेम करा. आपल्या घरामध्ये जी मातृसत्व अशी जी महिला आहे, मग ती आपली बहीण असेल, आपली मुलगी असेल, आपली आई असेल, आपली आजी असेल, तिचा आधी सन्मान करा. स्त्रीचा सन्मान केला, स्त्री शक्तीचा जर सन्मान केला तर मला वाटतं भारत देशाचं भविष्य हे उज्ज्वल आहे असं सांगणारा एक महान नेता, एक महान वक्ता म्हणजे स्वर्गीय भारताचे पंतप्रधान, माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयीजी. आज दीपकमल फाउंडेशनने अतिशय सुंदर कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. अटल महाकुंभाला आजपासून सुरुवात होते आहे आणि अटल सन्मान जो आहे तो आपण सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, दिग्दर्शिका आणि मथुरेच्या खासदार हेमा मालिनीजी यांना आपण आपल्या सर्वांच्या साक्षीने इथे प्रदान करणार आहोत. असा एक सुंदर कार्यक्रम आज इथे आहेत. प्रसिद्ध अभिनेत्री अदिती सारंगधर अटलजींच्या काही कविता सादर करणार आहे, तर तसंच भोजपुरी अभिनेत्री स्मृती सिन्हाजी यासुद्धा अटलजींच्या काही कविता सादर करणार आहेत. तिनं सर्वांचं इथे मनपूर्वक स्वागत करत आहे मी. आज भारताचे माजी पंतप्रधान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयीजी यांची जयंती आहे. त्यांना प्रथम त्यांच्या पुण्यस्मरण म्हणून आपण एकदा टाळ्या वाजवूया आणि हे अभिवादन त्यांच्यापर्यंत पोचवूया. आज अटलजींच्या जयंतीनिमित्त अटल महाकुंभाचं आपण आयोजन केलेलं आहे. तसंच मथुरेच्या खासदार, प्रसिद्ध अभिनेत्री, दिग्दर्शिका हेमा मालिनीजी यांना अटल सन्मानाने आपण आज सन्मानित करणार आहोत. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे उद्योग आणि वाणिज्य केंद्रीय मंत्री भारत सरकार पियुष गोयलजी यांचं इथे आगमन होत आहे. आपण टाळ्या वाजवून त्यांचं इथे जोरदार स्वागत करूया. बऱ्याच वेळा असं होतं की निवेदनाच्या माध्यमातून आपण काहीतरी जाहीर करतो की ते येत आहेत, आले आहेत, आणि समोर असलेल्या सर्व आपल्यासारख्या रसिकांना कळतच नाही की नक्की काय चाललं आहे. पण उत्कंठा वाढल्याशिवाय अशा चांगल्या व्यक्ती आपल्या आयुष्यामध्ये येत नाहीत. तर ती उत्कंठा मला वाटतं आता त्या तिथून इथे येईपर्यंत काही क्षण लागतील, कारण मला वाटतं अन्य मान्यवरसुद्धा इथे नुकतेच आलेले आहेत. तर तिथे छोटासा एक कार्यक्रम सुरू आहे, तो झाला की खऱ्या अर्थाने हा कार्यक्रमाला सुरुवात होईल. मागे अनेक लोक उभी आहेत, तर मी त्यांना विनंती करते अगदी काही क्षणांमध्ये आपण हा कार्यक्रम सुरू करतो आहे, तर कृपया आपण आसनस्थ व्हा. दीपकमल फाउंडेशनच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया. आपले सर्व सन्माननीय पाहुणे इथे येत आहेत. केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री भारत सरकार नारायण राणेजी यांचं मनपूर्वक इथे मी स्वागत करत आहे. उद्योग वाणिज्य मंत्री भारत सरकार पियुष गोयलजी यांचंही मी मनपूर्वक इथे स्वागत करत आहे. मथुरेच्या खासदार, प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि दिग्दर्शिका निर्माती श्रीमती हेमा मालिनीजी यांचंही इथे मनपूर्वक मी स्वागत करत आहे. तसंच मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट आमदार आशिष शेलारजी यांचंही मी मनपूर्वक इथे स्वागत करत आहे.
तसंच दीपकमल फाउंडेशनचे अध्यक्ष अमरजित मिश्र यांचंही मी इथे मनपूर्वक स्वागत करत आहे. एकदा जोरदार टाळ्या. पालकमंत्री उपनगरे मंगल प्रभात लोढाजी यांचंही इथे आगमन होत आहे. आपण जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचंही मनपूर्वक इथे स्वागत करूया. दीपकमल फाउंडेशनच्या वतीनं आजचा हा कार्यक्रम आहे. आज अटलजींची जयंती आहे. भारताचे माजी पंतप्रधान स्वर्गीय अटलजी वाजपेयी. पण अशा लोकांना कदाचित ना स्वर्गीय म्हणताना आपल्याला खूप त्रास होतो, कारण त्यांच्या कामच इतकं असतं. जन्म मिलना ये भाग्य की बात होती है, जन्म मिलना ये भाग्य की बात होती है, मृत्यु आना ये समय की बात होती है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के मन या हृदय में जीवित रहना ये कर्मों की बात होती है. आणि अटलजी हे असे महान होते. बऱ्याच वेळेला श्वासोश्वास थांबले की डॉक्टर मृत घोषित करतात, पण काही व्यक्ती मात्र अशा असतात की त्यांचं कर्म इतकं महत्त्वाचं असतं की श्वासोश्वास थांबले तरीही ते मृत न होता अमृत होतात आणि तीर्थक्षेत्रासारखे आपल्याला ठिकठिकाणी मिळतात आणि मग त्यांचं अमृत प्राशन आपण पितो. असे आपले भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयीजी यांच्या जयंतीनिमित्त आपण आज अटल महाकुंभाला सुरुवात करत आहोत. आणि आज अटल सन्मानाने खासदार मथुरेच्या खासदार प्रसिद्ध अभिनेत्री दिग्दर्शिका निर्माती हेमा मालिनीजी यांना आपण सन्मानित करणार आहोत. एकदा जोरदार टाळ्या. पुन्हा एकदा मंचवरच्या सगळ्या अतिथींना मी विनंती करते की आपण अटलजींच्या छायाचित्र जे अतिशय सुंदर आहे त्याला पुष्पांजली अर्पण करून आपण आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करतो आहे. सन्माननीय अतिथि को मैं विनती करती हूँ कि अटल जी की माजी पंतप्रधान अटल जी की सुंदर तस्वीर यहाँ पे हम पुष्पांजलि अर्पण करेंगे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी, पालक मंत्री उपनगरे मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, तसंच भाजपा मुंबईचे अध्यक्ष आमदार ॲडव्होकेट आशिष शेलार जी. मी पुन्हा सर्वांना आणि दीपकमल फाउंडेशनचे अध्यक्ष अमरजित मिश्र जी, सन्माननीय पाहुण्यांचं आपण आता इथे स्वागत करणार आहोत. हे स्वागतसुद्धा आपण अगदी अनोखं करणार आहोत. अटलजी नेहमी एक अंगवस्त्र स्वतःवर परिधान करायचे. ते अंगवस्त्र आस देऊन आणि पुष्पगुच्छ देऊन आपण आपल्या सन्माननीय पाहुण्यांचं इथे स्वागत करणार आहोत. मी दीपकमल फाउंडेशनचे अध्यक्ष अमरजित मिश्रजी यांना विनंती करते की सन्माननीय पाहुण्यांचं आपण इथे स्वागत करावं. प्रथम केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री भारत सरकार नारायण राणेजी यांचं आपण इथे स्वागत करत आहोत. आपण स्वागत करतोय सर. केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री भारत सरकार. अटलजींचा सुंदर पुतळा आपण त्यांना इथे भेट देत आहोत. त्यानंतर उद्योग वाणिज्य मंत्री भारत सरकार पीयूष गोयलजी यांचंही आपण स्वागत करत आहोत. उद्योग वाणिज्य मंत्री भारत सरकार पीयूष गोयलजी. अलका पारेख जी, मैं आपको मंच पे आमंत्रित करती हूँ. अदिती सारंगधर अभिनेत्री यांनाही मी मंचावर आमंत्रित करते. स्मृती सिन्हा जी यांना पण मी आमंत्रित करते. यानंतर मथुरेच्या खासदार प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि दिग्दर्शिका श्रीमती हेमा मालिनी जी यांचंही आपण इथे स्वागत करतो आहे.
तसंच मुंबई भाजपा अध्यक्ष श्री आशिष शेलारजी यांचंही आपण इथे स्वागत करतोय. सन्माननीय पाहुण्यांचा अतिमहत्त्वाचा वेळ आपण लक्षात घेऊन हे स्वागत आपण थोडंसं लवकरात लवकर करणार आहोत. आशिष शेलारजी. श्रीमती अलका परीख जी. श्रीमती अलका परीख जी. प्रसिद्ध अभिनेत्री अदिती सारंगधर यांना मी विनंती करते की आपण रंगमंचाकडे यावं. दीपकमल फाउंडेशनच्या वतीनं हा कार्यक्रम आहे. दीपकमल फाउंडेशन 16 वर्षांपूर्वी या दीपकमल फाउंडेशनचा जन्म झाला. दीप हा जनसंघाचा आणि कमळ हे भाजपचं. मुळातच भाजप म्हणजे भारदस्त जगावेगळा आणि पावित्र्य जपणारा पक्ष म्हणजे भाजपा. त्याचं हे सुंदर कमळ जे अतिशय मनमोहक असतं आणि दीप जनसंघाचा तो प्रज्वलित करून प्रकाश देणारं दीपकमल फाउंडेशन, त्याचे अध्यक्ष अमरजित मिश्र सर यांना मी विनंती करते की आपण आपलं प्रास्ताविक इथे संपन्न करावं. बहनों और भाइयों, जिस मंच पर भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी उपस्थित हों, उस वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रभार का दायित्व जिस मंत्री के हाथ में हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय बहुत अहम मंत्रालय माना जाता है. इसलिए माना जाता है कि इस देश में जब पहली बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक जन आंदोलन शुरू किया तो इस देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे. देश में धारा के विपरीत एक राजनीति शुरू करने का शंखनाद आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था. उसी की संतति आज उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का दायित्व निर्वहन कर रही है. दूसरे हमारे मंत्री केंद्रीय सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग मंत्री, लोग कहते हैं कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर. ऐसे गंभीर घाव करने वाले नारायण राणे जी मुंबई में अपनी राजनीतिक हैसियत को केंद्रीय स्तर पर बढ़ाने का काम जिस मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने किया, उस अध्यक्ष का नाम है एडवोकेट आशीष शेलार. बहनों और भाइयों, उपनगर मुंबई में कैबिनेट मंत्री बनकर जिन्होंने लोगों को बता दिया कि इससे पहले कभी उपनगर का पालक मंत्री इससे ज्यादा काम नहीं किया होगा, ऐसे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पालक मंत्री आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी. अटल जी के साथ एक चेहरा हमेशा दिखाई पड़ता था. राजनीतिक भाषा में उसे सचिव कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति उसे सहयोगी कहती है. ऐसे शिव कुमार जी
उनकी पुत्र वधू आज हम सबके बीच में हैं, अलका जी। अभिनेत्री अदिति सारंगधर और भोजपुरी की अभिनेत्री स्मृति सिन्हा जी। बहनों और भाइयों, आपको लग रहा होगा कि मैंने एक अतिथि को भुला दिया है। भारत की राजनीति और भारत का फिल्मी वांग्मय जिस व्यक्ति को कभी नहीं भूल सकता, उस व्यक्ति का नाम है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। अपने किरदार से कभी मीरा बनकर कृष्ण को लुभाती हैं, और विधि का विधान देखिए कि जो मीरा बनती है वो एक दिन गोकुल, वृंदावन और मथुरा की सांसद भी बनती है। दुर्गा का किरदार निभाकर दुनिया को बताती है कि भारतीय नारी कितनी प्रखरता से अपनी बात रखती है। और 1972 में सीता और गीता फिल्म आई थी। मैं सीता और गीता का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि लोग बताते हैं, और हेमा जी आपको बताएंगी, कि आदरणीय अटल जी इसे 25 बार फिल्म देखे थे। और 25 बार देखने वाले अटल जी को, उनके भाषण को, उनकी भाषा को, उनके राजनीतिक व्याख्यान को अगर कोई चाव से सुनता था तो हेमा जी थी। हेमा जी ने अपने मित्र से एक दिन कहा कि मुझे अटल जी से कोई मिलवा दे। और अटल जी के वो नजदीक पहुंची, अटल जी के पास पहुंची तो अटल जी कुछ सकुचा रहे थे, संकोच कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा अपने मित्र से कि अटल जी इतना संकोच क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अटल जी भी आपके फैन हैं, उन्होंने कई बार आपकी फिल्म देखी है। बहनों और भाइयों, जिसके दिल में भारत के सिनेमा हस्तियों के प्रति इतना आदर, सम्मान, प्रेम था, स्नेह था, पूरी दुनिया में जिसका राजनीतिक कद कितना बड़ा था, जो लोग आज चंद दिनों से विपक्ष में बैठकर परेशान हो रहे हैं, उनको थोड़ा राजनीति में अटल जी के जीवन का अध्ययन करना चाहिए। जो लोग उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ा रहे हैं, उन लोगों को भी अटल जी के जीवन से सीखना चाहिए कि अपने जीवन का 80% जिस व्यक्ति ने विपक्ष में बैठकर बिताया, उसका राजनीतिक कद इतना बड़ा था कि भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश में बैठकर विदेश में होने वाले एक सम्मेलन में भारत का नेतृत्व सौंपते हैं, और विदेश में जाकर अटल जी किसी नेता के बारे में विरोध नहीं करते, बल्कि इस देश को और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक मतभेद हुए होंगे तब भी, लेकिन अटल जी के जीवन को जिस भी व्यक्ति ने, राजनीति के विद्यार्थी ने उसे पढ़ा, वो निश्चित रूप से भारत माता के सेवा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएगा। मुझे पता है कि आज यहां एक से एक दिग्गज, पीयूष जी का तो जीवन ही अटल जी की गोद में बीता है। इस कार्यक्रम को एक और ऐसा स्नेह और सिंचन मिल रहा है कि अटल जी के बारे में बहुत विस्तार से बताने का काम पीयूष जी करेंगे। लेकिन मोदी जी भी और अटल जी में एक साम्य है भाइयों और बहनों। दोनों लोग
भ्रष्टाचार को इस देश से तड़ी पार करने के लिए अहोरात्र मेहनत करते रहे हैं। दोनों लोग कविता की भावना से ओतप्रोत हैं। अटल जी ने अपने कार्यकाल में अनुसूचित जनजाति आयोग बनाकर पिछड़ों अति पिछड़ों को न्याय देने की कोशिश की थी, तो आदरणीय मोदी जी ने 18 ऐसी जातियों को न्याय देने का काम किया है विश्वकर्मा योजना के तहत। जो लोग कारीगरी में महारत हासिल करते रहे हैं, बहुत से साम्य हैं, मैं विस्तार में नहीं जाता, लेकिन दोनों के बीच में कितना बड़ा साम्य इस ईश्वर ने दिया कि अटल जी कविता लिखते रहे और जब हम आदरणीय मोदी जी को सुनते हैं तो उनकी एक एक बात हमको कविता लगती है। अटल जी मनाली से प्रेम करते थे, हिमाचल से प्रेम करते थे। मोदी जी उत्तराखंड से प्रेम करते हैं, पहाड़ से दोनों का प्रेम, देवभूमि से दोनों का प्रेम। दोनों की कविता में सामने देखिए कि अटल जी मनाली के बारे में लिखते हैं कि बर्फ ढकी पर्वतमालाएं, नदियां, झरने, जंगल, किन्नरियों का देश, देवता डोलें पल पल, हरे हरे बादाम वृक्ष पर लदे खड़े चिलगोंजे, गंधक बिला उबलता पानी, खोई मणि को खोजे, दोनों बाह पसार बुलाती तुम्हें मनाली, दावा नल में मने निरसी महकी मित्र मनाली। और वही मोदी जी कहते हैं कि जहां उत्तराखंड के बारे में कहते हैं कि मोदी जहां अंजलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, इस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं, मैं चलता जाता हूं। बहनों और भाइयों, अटल जी और मोदी जी इस देश के लिए वरदान हैं और भारत को सुजलाम सफलाम बनाने के लिए उनको ईश्वर और मोदी जी को ताकत दे। अटल जी इसी तरह वहां बैठकर अंतरिक्ष के उस पार ये ताकत दें कि ऐसे अनेक चंद्रयान वहां जाएं और इस देश को नई दिशा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राज जी को भी निमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आएं। राज पुरोहित जी। मंच पे उपस्थित पालक मंत्री उपनगर मंगल प्रभात लोढ़ा जी का हम उचित सम्मान करेंगे। मैं निवेदन करती हूँ कि मंगल प्रभात लोढ़ा जी का हम सम्मान करने जा रहे हैं। और मंच पे उपस्थित राज पुरोहित जी, उनका भी हम उचित सम्मान करेंगे। हम सब अटल जी के चाहने वाले हैं। ऐसे ही एक चाहने वाले प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा जी आज वीडियो के माध्यम से यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो कुछ सुनाना चाहते हैं। तो मैं विनती करती हूँ कि ऑडियो वीडियो क्लिप। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कविता बहुत छोटी है किंतु स्मरण रखने योग्य है। वे कहते हैं, जो कल थे वे आज नहीं है, जो आज हैं वे कल नहीं होंगे। होने न होने का ये क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा।
इसके बाद भोजपुरी अभिनेत्री स्मृति सिन्हा जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। वो अटल जी की कुछ कविताएं आपके सामने पेश करेगी। प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेत्री स्मृति सिन्हा जी। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ गणों को मेरा प्रणाम। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे आयोजक अमरजीत जी का। और यहाँ आज हमें ये मौका मिला इस अवसर में, अटल महाकुंभ में शामिल होने का अवसर मिला है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, पहले मैं थोड़ा सा समय लूँगी और अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। पिछले 10-12 सालों से मैं भोजपुरी और हिंदी टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ और अभी मैंने मुसाफिरा फिल्म से मराठी फिल्मों में भी डेब्यू किया है, जो 2 फरवरी को रिलीज़ होगी। बिहार की बेटी हूँ और पापा मेरे डीएसपी थे, रिटायर्ड डीएसपी हैं, और मॉम मेरी एक अच्छी होम मेकर है, पढ़ी लिखी हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, डिस्कशंस में पॉलिटिक्स ज़रूर डिस्कस होता है। बिहार की एक बहुत सारी ख़ास बातों में एक ख़ास बात ये भी है। तो ऐसा हुआ कि मेरे बचपन में श्री अटल जी के बारे में हमारे घरों में बहुत सारे डिस्कशंस हुआ करते थे। तो मुझे पता चला कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उस टाइम पे तो वो एक बहुत ही विजनरी इंसान हैं। चाहे वो परमाणु परीक्षण हो या फिर वो कारगिल वॉर में टफ डिसीजंस लेने वाला समय हो, तो हर वक्त उन्होंने ये बताया कि वो एक सशक्त इंसान है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। और जब ऐसे किसी हाथ में देश की बागडोर हो तो हम लोग बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं एंड होपफुल भी रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, मैं बहुत ही छोटी हूँ इस बारे में बात करने के लिए। बट हाँ, उनकी कविता को पाठ करने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ श्री अमरजीत जी और कुलदीप जी की। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी कविता मैं लेकर आई हूँ। दूर कहीं कोई रोता है। अटल जी की मेरी 51 कविताएं बुक जो है उसमें से है ये। तन पर पहरा भटक रहा मन, साथी है केवल सूनापन। बिछुड़ गया क्या स्वजन किसी का, क्रंदन सदा करुण होता है। दूर कहीं कोई रोता है। जन्म दिवस पर हम इठलाते, क्यों ना मरण त्योहार मनाते। अंतिम यात्रा के अवसर पर आंसू का अश्कुन होता है। दूर कहीं कोई रोता है। अंतर रोए आँख ना रोए, धुल जाएंगे स्वप्न संजोए। छलना भरे विश्व में केवल सपना ही सच होता है। दूर कहीं कोई रोता है। इस जीवन से मृत्यु भली है, आतंकित जब गली गली है। इस जीवन से मृत्यु भली है, आतंकित जब गली गली है। मैं भी रोता आसपास जब कोई कहीं नहीं होता है। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है। धन्यवाद। कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। आज जिस हस्ती को हम अटल सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं
वो कौन है। देवी भी है वो, परी भी है वो, देवी भी है वो, परी भी है वो दोनों का संगम है वो। तारों को भी खुशबू दे वो, ऐसी सुंदर पूनम है वो। तारों को भी खुशबू दे वो, ऐसी सुंदर पूनम है वो। कला जगत की अपनी शान की वो तेजस्वी हंसिनी, कला जगत की अपनी शान की वो तेजस्वी हंसिनी। खिली खिली चांदनी सी हर पल सबकी प्यारी खासदार हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी जी, हेमा मालिनी जी को हम अटल सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं सभी आपको एक बार विनती करती हूँ कि तालियों के गूंज से हम अटल सम्मान का सम्मान करेंगे। खासदार हेमा मालिनी जी, पीयूष गोयल जी, नारायण राणी जी, आशीष शेलार जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी और दीपक कमल फाउंडेशन के अध्यक्ष अमरजीत मिश्रा जी। जोरदार तालियों से हम हेमा मालिनी जी का अभिनंदन करते हैं। अदिती सारंगधर यांना विनंती करते की मंचावर यावं। समय की पाबंदी के कारण हम उद्योग और वाणिज्य मंत्री भारत सरकार पीयूष गोयल जी को विनती करते हैं कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें। सम्माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी। हम सबके बड़े भाई माननीय नारायण राणे जी, हमारी बड़ी बहन जिनका हाल में ही हमने जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया और जो सदैव यंग रहेंगी, उनकी युवा अवस्था वास्तव में हम सबको प्रेरणा देती है कि आज भी जब पार्लियामेंट में आती हैं, जब पार्लियामेंट में बोलती हैं, कोई भी मंच पे हम उनको सुनते हैं तो वास्तव में she is the truly a person who reflects grace, a person who reflects elegance। और हम सबको छोटे भाई के नाते साथ देने वाली हमारी बहन हेमा मालिनी जी, माननीय मंगल प्रसाद लोढ़ा जी, हमारे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्री आशीष शेलार जी, भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष मिश्रा जी, आज के आयोजक, सम्मानीय मंच और सभी महानुभाव। अटल जी हम सबके प्रिय रहे, हम सबके आदरणीय रहे और आज पुनः एक बार उनको हम सब श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं आज के इस अटल महाकुंभ में। अटल जी 1924 में पैदा हुए थे, तो एक प्रकार से आज से उनका सेंटेनरी ईयर भी शुरू हो रहा है और अगले वर्ष 25 दिसंबर को हम उनकी 100वीं जन्म जयंती मनाएंगे। बड़े धूमधाम से देश भर में अगले वर्ष से पर्व मनाया जाएगा और अटल जी की यादों को समय समय पर हम उजागर करते हैं। अटल जी सदैव अमर रहेंगे, सदैव हम सबके दिल में रहेंगे। आज गुड गवर्नेंस डे भी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन को गुड गवर्नेंस डे घोषित इससे किया था कि जिस मूल्यों के लिए, जिसका जिक्र अभी अभी अमरजीत जी भी कर रहे थे, जिन मूल्यों के लिए माननीय अटल जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, जिस प्रकार से उन्होंने एक बेदाग राजनीतिक जीवन लगभग 60 वर्षों का इस देश में सेवा करते हुए गुजारा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को एक छोटी सी पार्टी से लेके बड़ी ऊंचाइयों तक और केंद्र में सरकार बनाने तक अपना जीवन खपाया, मैं समझता हूँ हम सब के लिए प्रेरणा भी रहे हैं और हम सबको मार्ग भी दिखाया कि हमने कैसे शुचिता से राजनीतिक जीवन बिताना है।
आज भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म दिवस है। मैं उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अटल जी मेरे व्यक्तिगत बहुत निकट रहे, हमारे परिवार के निकट रहे और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। बहुत विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने राजनीतिक काम किया। मुझे अभी भी याद आता है कैसे दिन भर और लेट रात तक लंबे लंबे दूर दराके के इलाकों में मीटिंगों के लिए उनको फिएट या एम्बेसडर कार में जाना पड़ता था। रात को 2, 3, 4 बजे कभी लौटते थे दूर दूर मीटिंग करके। लेकिन अगले दिन फिर एक बार उतना ही तैयार रहते थे पुनः पार्टी के काम को बढ़ाने के लिए। जैसे कि पिछली रात सोने मिला हो या ना मिला हो उसका कोई चिंता नहीं, दिन रात पार्टी के लिए समर्पित, देश के लिए समर्पित। वास्तव में हम सबको बहुत प्रेरणा भी देते थे और बहुत शिक्षा भी देते थे देशभक्ति में, देश के लिए क्या ज़रूरतें हैं, देश के लिए किस प्रकार से सोचना चाहिए। और अगर हम वैसे युवा युवती तो आज के दिन हमें पता नहीं किस परिस्थितियों में देश की कमान उन्होंने संभाली थी, पर हम सब जो थोड़े बुजुर्ग हैं हम जब याद करते हैं 1998 में 1998 जो भारत में अनिश्चितता की काल था, एक के बाद एक कोएलिशन सरकारें आई थी। नरसिम्हा राव जी की सरकार ने भ्रष्टाचार के कांड बहुत सारे उजागर हुए थे। उसके बाद जो सरकारें आई वो चंद दिनों की सरकारें रहीं। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से गिर रही थी। एक कमजोर अर्थव्यवस्था अटल जी के भाग में आई थी जब उन्होंने सरकार के कमान संभाली। लेकिन उनके जो 6 वर्ष थे सरकार के, उसमें बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमारे सामने हैं। चाहे वो पोखरण का न्यूक्लियर विस्फोट हो 1998 में, जिसने देश को एक न्यूक्लियर पावर के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध किया। चाहे वो कारगिल के युद्ध में विजय हो 1999 में, जिससे देश का आत्मविश्वास बना, देश का एक नई ऊर्जा आई कि हम किसी भी प्रकार के आक्रमण का सामना कर सकते हैं। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो तेज गति से विकास हुआ उनके समय में, चाहे वो जीडीपी के मापदंड देखें तो मुझे लगता है 1998 में 4.4 के प्रति जीडीपी की ग्रोथ उन्होंने विरासत में ली थी। और जब 2004 में उन्होंने कमांड छोड़ी तब देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 8.4 थी। लगभग 2 गुना उन्होंने जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाया था। और हर पहलू पे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो ब्याज के दर हो, चाहे वो भारत की विदेशी मुद्रा का खजाना हो, जिसमें उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, लगभग $29 बिलियन विरासत में उन्होंने 1998 में मिले थे और उसको 3 गुना करके $104 बिलियन पे उन्होंने 2004 में सरकार छोड़ी थी। उनके समय के विकास के कार्य हम सब याद करें तो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल उस समय में बना था। देश भर में एक बड़ा जाल बिछाया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर का और अलग अलग पहलू से उन्होंने देश का सामर्थ्य सामने उजागर किया था। ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो पिछले 10 वर्ष का कार्यकाल है वो भी एक प्रकार से इन्हीं परिस्थितियों से शुरू होके 2014 में अगर हम याद करें तो फिर एक बार कांग्रेस ने विकास की दर को बहुत कम कर दिया था। मेरे ख्याल से शायद 4-4.5% तब भी 2014 में भी विकास की दर थी। महंगाई चरम सीमा पे थी, डबल डिजिट महंगाई 2012-13 की
2014 की हम सबको याद है। इसी प्रकार से विदेशी मुद्रा का खजाना बड़ा कमजोर था 2014 में, और भारत को एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी के रूप में विश्व में पहचाना जाता था, यानी विश्व की सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक थी। तो आप सिमिलरिटी देखिए 2014 की और 1998 की, लगभग एक प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारे दोनों भाजपा के प्रधानमंत्री को विरासत में मिली थी। और यह बताता है कि जब जब कांग्रेस राज्य में आती है तो कांग्रेस खजाना को लुटाती है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करती है, लोगों के जीवन को त्रस्त करती है, और एक प्रकार से पूरे शासन में एक दीमक की तरह देश को कमजोर करने का काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभालने के बाद अलग अलग योजनाओं से देश के हर व्यक्ति तक विकास पहुंचे, देश के हर घर तक विकास का लाभ पहुंचे। फिर वो चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो जिससे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो जिससे 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त में अपना स्वयं का घर मिला हो, चाहे वो ये सुनिश्चित करने की बात हो कि हर घर तक बिजली पहुंचे, हर किसान को बिजली पहुंचे, हर घर तक पेयजल पहुंचे, हर घर तक डिजिटल कनेक्टिविटी हो, हर घर में उज्ज्वला योजना के तहत कुकिंग गैस सिलेंडर पहुंचे, हमारे युवा युवतियों को अच्छी शिक्षा मिले, 60 करोड़ से अधिक भाई बहनों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में इलाज हो, देश का विकास तेज गति से हो। आज हम विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, फ्रेजाइल 5 टू टॉप 5। और आप सबके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे टर्म में 2024 के बाद जल्द ही हम देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और जो आगे का कार्यकाल है उसमें मोदी जी ने तय किया, एक संकल्प लिया है कि 2047 तक जब हम 100 वर्ष भारत की आज़ादी के मनाएंगे तब हम एक विकसित देश बन के उभरेंगे जिसमें देश के हर व्यक्ति का एक उज्जवल भविष्य की गारंटी मोदी जी ने दी है। और हम सब जानते हैं मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी है। तो अटल जी के पद चिन्ह पे चलने वाली मोदी सरकार एक संकल्प लेके निकली है इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का। एक संकल्प लेके निकली है कि देश में नारियों का सम्मान हो और नारी शक्ति देश की विकास यात्रा को और आगे तेज गति से बढ़ाए। संकल्प लेके निकली है कि किसानों को एक उज्जवल भविष्य मिले। संकल्प लेके चल पड़ी है कि चाहे वो उद्योग व्यापार जगत हो, सूक्ष्म लघु उद्योग हो, हर प्रकार से औद्योगिक विकास और देश की एक मजबूत अर्थव्यवस्था आगे पूरे विश्व में भारत का परचम लहराएगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल जी के दिखाए हुए पद चिन्ह पे आगे काम किया है, जिसमें सारे समाज को लेके आगे बढ़ने की बात अटल जी ने की थी। अटल जी ने बात की थी कि अगर परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, मेरे कार्यकर्ता का पद कभी कोई मुझसे छीन नहीं सकता। वो बात हर भाजपा के कार्यकर्ता को प्रेरणा देती है। और हाल में हमने देखा कैसे 3 राज्यों में मुख्यमंत्री जब चयन हो रहे थे तब तीनों राज्यों में सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का पद देके एक हर कार्यकर्ता का उत्साह और उनका सम्मान करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही है। अटल जी हम सबके लिए मार्गदर्शक थे। उन्होंने हम सबको एक शुद्ध जीवन से एक एग्जाम्पल छोड़ा है
जो एक एक भाजपा के कार्यकर्ता के लिए रोशनी देता है, हम सबको आगे काम करने का बल देता है। अटल जी ने बात रखी थी कि हम सबको कदम मिला के चलना होगा, और मोदी जी ने वही बात, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास जो इस देश को दिया है, देश के हर व्यक्ति को एक आत्मसम्मान का जीवन, देश के जो वंचित, शोषित, पीड़ित रहे उन सब के लिए एक अच्छा भविष्य, गरीब कल्याण और सुशासन का राज्य जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज देश के समक्ष रखा है, मैं समझता हूं सही माने में यही अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि है। आइए हम सब मिलकर अटल जी के दिए हुए पद चिन्ह पर अच्छे कार्यकर्ता के रूप में यही श्रद्धांजलि दें। नए भारत के निर्माण को जो अटल जी ने दिशा दी थी उसको हम सब पूरा करें। उस सब के लिए हम भी अपना जीवन खपा दें, हम भी अपना जीवन पूरी तरीके से समर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ रिनाउंड मराठी एक्ट्रेस अदिति सारंगधर जी को तालियों के साथ। नमस्कार. मराठीत बोलेन आणि अनावश्यक बोलणार नाही. आज या अटल महाकुंभात मला बोलवून अटलजींच्या कवितांचं सादरीकरण करण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सगळ्यांचीच आभारी आहे. फार वेळ न घालवता थोडं वरती करणार कवितांचं वाचन सुरू करेन. पण वाचनापूर्वी एक सांगेन की ह्या कविता मी पहिल्यांदा वाचल्या आणि मला खरंच मनापासून असं वाटलं की आपल्यातली हरवत चाललेली ऊर्जा कुठेतरी या कवितांमधून पुन्हा आपल्याला मिळाली आहे, मला मिळाली आणि आय एम शुअर ती वाचल्यावर तुम्हालाही मिळेल. एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा. अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तपबल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता से हित अर्पित यह स्वतंत्रता. इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है. औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर में सदा खरा होता है. अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र ना खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र ना खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ. ओ नादान पड़ोसी मेरे, ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आज़ादी अनमोल ना इसका मोल लगाओ. पर तुम क्या जानो आज़ादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आज़ादी क्या होती है. तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई. अंग्रेज़ों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, अंग्रेज़ों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं. माँ को खंडित करते तुम्हें लाज न आई. अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आज़ादी को, अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आज़ादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो. अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आज़ादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो. 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो. धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगो यह मत समझो.
हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, यह मत समझो। जब तक गंगा में धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष। जब तक गंगा में धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र्य समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका का संसार भले ही हो विरुद्ध, अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का सर नहीं झुकेगा। एक नहीं, दो नहीं, बीसों करो समझौते, एक नहीं, दो नहीं, बीसों करो समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा, स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अजून एक अप्रतिम कविता है, न दैत्यम न पलायनम। कर्तव्य के पुनित पथ को हमने श्वेत से सींचा है, कर्तव्य के पुनित पथ को हमने श्वेत से सींचा है, कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ्य भी दिया है, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के सन्मुख हम कभी झुके नहीं हैं। आज जबकि राष्ट्र जीवन की समस्त निधियां दांव पर लगा रही है, आज जब राष्ट्र जीवन की समस्त निधियां दांव पर लगी है और एक घनीभूत अंधेरा हमारे जीवन के सारे आलोक को निगल लेना चाहता है, हमें ध्येय के लिए जीने, जूझने और आवश्यकता पड़ने पर मरने का संकल्प दोहराना है। हमें ध्येय के लिए जीने, जूझने और आवश्यकता पड़ने पर मरने का संकल्प दोहराना है। अग्नेय परीक्षा की इस घड़ी में आइए, अग्नेय परीक्षा की इस घड़ी में आइए अर्जुन की तरह उद्घोष करे, न दैत्यम न दैन्यम न पलायनम। धन्यवाद। खूप खूप धन्यवाद। यानंतर मी आमंत्रित करते पालकमंत्री, आदरणीय पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढाजी यांना। हमारे बीच में उपस्थित माननीय श्री नारायण राणे साहब, केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, हमारे सबके नेता, मार्गदर्शक, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी, और जिनको सुनने के लिए, समझने के लिए और जिनको आदर्श अभिनेत्री, आदर्श नेता ऐसा हम सब जानते हैं, जिनका सम्मान आज यहाँ पर अमरजीत जी ने अटल पुरस्कार से किया, ऐसे श्रीमती हेमा मालिनी जी, माननीय श्री पीयूष गोयल जी जो भी हमसे बात करके यहाँ से दूसरे कार्यक्रम में उनको जाना पड़ा, श्री राज पुरोहित जी, और जिनके कारण पिछले 17 साल से ये महाकुंभ होता है, उस महाकुंभ के अंदर आहुति देने वाले अटल जी के सच्चे शिष्य श्री अमरदीप मिश्रा जी। यहाँ पर अभी हमको सबको सुनना है, हेमा मालिनी जी को मिलने का भी एक आनंद है, पर सुनने का आनंद और ज़्यादा आएगा। आशीष जी जब बोलेंगे तो सबको समझ में आ जाता है कि भाषण देने की जो कला अटल जी की थी, उसका थोड़ा थोड़ा बॉम्बे में किसी ने अंश लिया है, तो आशीष शेलार जी ने लिया है। राणे साहब जब तक चाहेंगे सिंपल बैटिंग करेंगे, और मूड आ गया तो ऐसे चौके छक्के लगाएंगे कल के सारे अखबार रंग जाएंगे। अटल जी एक आदर्श व्यक्ति थे, आदर्श नेता थे, उससे बहुत ज़्यादा आदर्श कार्यकर्ता थे। कल्पना करिए कि जब अटल जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अडवाणी जी के साथ की थी तब क्या था, और जब उन्होंने जीवन की अंतिम सांस ली तब उन्होंने पार्टी को कहाँ तक पहुँचाया। किसी भी परिवार के मुखिया के लिए इससे ज़्यादा आनंद की बात नहीं हो सकती कि उसके जीवन काल के अंदर उसका परिवार उसके सपनों से भी बड़ा हो जाए। भारत की सबसे बड़ी पार्टी, और उसने ऐसे रत्न पैदा किए जिसमें से एक रत्न माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आज जो अटल जी के समय पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, आज वो माननीय मोदी जी अटल जी के सारे सपनों को साकार करते हुए सारे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर भारत को विश्व के मार्गदर्शन के ऊपर विश्व गुरु बनाने का जो अटल जी का सपना था, विवेकानंद जी ने जो कहा था,
उसको साकार करने के लिए आप सारे कार्यकर्ताओं के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। मैं पुनः एक बार अपनी बात समाप्त करने से पहले अमरजीत मिश्रा जी को भी अभिनंदन दूंगा और उसके साथ में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके कारण इस कार्यक्रम की मर्यादा होती है, आपके कारण अटल जी को याद किया जाता है, आपके कारण अमरजीत मिश्रा का ये प्रयत्न हर बार सफल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद पालक मंत्री जी। और मैं अभी आमंत्रित करना चाहती हूँ आमदार एडवोकेट आशीष शेलार जी, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष। भारत माता की, आवाज जोरदार आना चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे। आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आपले केंद्रीय मंत्री आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातली तोफ, बरोबर आहे ना राणे साहेब? नारायण राणे साहेब महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये आणि मुंबईत विशेषतः वारंवार एका विधानसभेमध्ये सातत्यपूर्ण निवडणूक जिंकणं एक गोष्ट आहे, पण प्रत्येक निवडणुकीत अगोदरच्या निवडणुकीचा रेकॉर्ड ब्रेक करून लीड घेणारे आमचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा साहेब, सन्माननीय राज पुरोहितजी, आणि मला माहिती आहे की आमच्या भाषणापेक्षा ज्यांना बघण्यासाठी तुम्ही आले आहेत आणि ज्यांना त्यांचा अभिनय, ज्यांची कलाकृती, ज्यांचं नृत्य हे सगळं लाजवाब असतं, अशा ज्यांना पुरस्कार देऊन आपण पुरस्कृत केलं अशा हेमा मालिनीजी, मंचावर उपस्थित या ठिकाणी असलेल्या स्मृती सिन्हाजी, आणि ज्यांनी आता अतिशय चांगल्या पद्धतीने अटलजींच्या कवितांचं या ठिकाणी प्रदर्शन केलं अशा आदितीजी, नंतर अलका पारेखजी, हा स्मृतीजी पहिलं बोललो, आणि उपस्थित बंधू भगिनी. आता लोढाजींनी माझी एवढी तारीफ केल्यावर मला थोडं बोललंच पाहिजे. कार्यक्रमाचे आयोजक अमरजीत मिश्राजी, खऱ्या अर्थाने अटलजींचा नावाने पुरस्कार, आणि तोही मुंबईमध्ये सातत्याने जर कोणी करत असेल तर दीप कमल फाउंडेशन आणि अमरजीत मिश्रा हे करतायत. त्यांच्याबद्दल मी सगळ्यात पहिलं त्यांचं अभिनंदन करेन. एक कार्यकर्ता एक संस्था निर्माण केल्यानंतर ती संस्था समाजाचा विचार करेल. समाजाचा विचार करताना त्या ठिकाणी आपले राजनैतिक मूल्य ही जपली गेली पाहिजे, त्याचा प्रयत्नही करेल. त्या सगळ्यासाठी सगळ्या व्यवस्था उभा करेल. आणि हे सगळं करताना दिल्ली ते गल्ली या सर्व पद्धतीच्या कार्यकर्त्यांना बरोबर एकत्रित चालून घेईल. त्या कार्यकर्त्याचं नाव अमरजीत मिश्रा हे आहे. आणि त्यामुळे अमरजीतजींचं मी अभिनंदन करतो. अटलजींबद्दल पियुषजी बोलले, नारायण राणेजी बोलतील. मला व्यक्तिशः असं वाटतं की जीवनामध्ये अटलजींच्या नावाचा पुरस्कार अटल कुंभमध्ये मिळणं ही सगळ्यात महान गोष्ट आहे. याचं कारण अटलजींनी स्वतःच्या नावाचा आग्रह त्यांच्या आयुष्यामध्ये जीवित असताना कधीच केला नाही. आणि म्हणून या ठिकाणी उल्लेख करणं आवश्यक आहे. लोढाजींना, नारायण राणेजींना, राज पुरोहितजींना माहिती आहे. तुम्हीही हे माहिती करून घेतलं पाहिजे. या देशामधल्या सर्व गावांमध्ये 7 लाख गावं आहेत. या 7 लाख गावांमध्ये
घरी जाण्यासाठी घरापर्यंतचा रस्ता बनला पाहिजे म्हणून ग्राम सडक योजना झाली आणि ज्या योजनेचा आजही खूप मोठा विकासामध्ये हातभार आहे, त्या ग्राम सडक योजनेचं निर्माण अटलजींनी केलं आणि ज्या वेळेला एवढी मोठी योजना देशातील गावांना रस्त्याने जोडणं, त्यासाठी लागणारा निधी मोठा, एवढ्या मोठ्या योजनेला ज्या वेळेला ती फाईल बनली तर ज्या विभागातनं ही फाईल बनवून ती पुढे गेली, ते मंजुरी करत एक एक टप्पा पाडत गेली, त्यावेळेला अधिकाऱ्यांना असं वाटलं की योजना देशात सगळ्यात मोठी योजना होईल. आणि आजपर्यंतच्या राजकारणात भारताच्या इतिहासामध्ये राणेसाहेब एका कुटुंबाने देशातील महत्वाची कुठली योजना आली तर कधी स्वतःच्या नावावर, कधी स्वतःच्या आईच्या नावावर, कधी स्वतःच्या आजोबांच्या नावावर त्या योजना केल्या. म्हणून अधिकाऱ्यांना वाटलं की ही योजना मोठी आहे, या योजनेलाही आपण अटल बिहारी ग्राम सडक योजना असं नाव देऊ. फाईल तशी बनली, फाईल मंजूर होऊन प्रधानमंत्र्यांकडे अंतिम मंजुरीला गेली. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी ती फाईल पूर्ण वाचली. त्यांना आनंद वाटला की गावातल्या माझ्या गरीब माणसाला त्याच्या घरापर्यंत जाणारा रस्ता मिळणार आहे. सर्व फाईल वाचल्यावर फक्त सही करण्याआधी त्यांनी एकाच गोष्टीवर काट मारली. ती काट त्यांनी स्वतःच्या नावावर मारली आणि अटल बिहारी ग्राम सडक योजनेतल्या अटल बिहारी नावावर काट मारून प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना असं नाव त्याला दिलं. और इसके लिए हेमा जी, जिन्होंने जीवन में अपने नाम का आग्रह कभी नहीं रखा और खुद के नाम से कुछ होना चाहिए इसकी मनोकामना भी नहीं की, ऐसे व्यक्ति के नाम का अवार्ड आज हेमा जी आपको मिल रहा है. आप सौभाग्यशाली है, आप अभिनंदन के पात्र. अटल जी हे प्रत्येक भारतीयाला भावण्यासाठी वेगवेगळ्या रूपामध्ये दिसले आहेत. कधी ते लेखक म्हणून दिसलेत, ते पत्रकार म्हणून दिसलेत, कधी कवी म्हणून दिसलेत, कधी समीक्षक म्हणून दिसलेत, कधी वक्ता म्हणून दिसलेत, कधी खवय्या म्हणून दिसलेत, कधी हजर जबाबी म्हणून दिसलेत. आणि त्यामुळे अटलजींचं रूप आपल्याला आवडेल अशी असंख्य रूप आहेत. त्या प्रत्येकावर वेगळं बोलता येईल, पण सगळ्यात जास्त मला अटलजी भावले याचं कारण अटलजी हे देशातले पहिले असे प्रधानमंत्री होते जे खऱ्या अर्थाने मुंबईकर होते. ते मुंबईकर होते म्हणून मला भावले, तुम्हालाही भावतील. राणेसाहेबांचं कारण असं आहे, मोदी साहेबांच्या अगोदर भारतीय जनता पक्षाचे झालेले प्रधानमंत्री हे अटलजी होते. ते मुंबईकर होते, मुंबईवर प्रेम करणारे होते. मी यासाठी म्हणतो, याचं कारण मुंबई म्हणजे मुंबईतला गणेशोत्सव, मुंबईतला गणपती उत्सव. अटलजींच्या अगोदर एकही प्रधानमंत्री या देशात असा झाला नाही की जो आमच्या गिरण गावातल्या असलेल्या रंगारी बदक चाळीत जाऊन गणरायाचं दर्शन घेईल. हा पहिला प्रधानमंत्री अटलजींच्या रूपाने आम्ही पाहिला. आणि त्यामुळे ते मुंबईकर होते म्हणून गणरायाचे पूजक होते. या ठिकाणी आदिती सारंगधरजी आहेत. आदितीजी, आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की मुंबई म्हणजे मराठी नाटक, मराठी नाट्यसृष्टी. आणि अटलजींच्या अगोदर या देशातला एकही प्रधानमंत्री याने शिवाजी मंदिर मध्ये जाऊन नाटक बघितलं नसेल. अटलजी पहिले प्रधानमंत्री आहेत ज्यांनी वाहतो ही दुर्गाची झुडी हे मराठी नाटक त्या ठिकाणी शिवाजी मंदिर मध्ये जाऊन बघितलं. मुंबई म्हणजे फिल्म इंडस्ट्री आहे. आता या ठिकाणी अमरजीत मिश्रांनी उल्लेख केला की 1972चा सीतावर गीता
त्यांनी 25 वेळेला बघितला. त्या अमरजीत मिश्रा बोलताना मला आठवायला लागलं की 1972ला सीता आणि गीता हेमाजींनी केला, पण 1972चा तर आमचा जन्म आहे. पण हेमाजींकडनं शिकलं काय पाहिजे, आम्ही जन्मल्यापासून 50 वर्षात आमची ही हालत झाली आहे. पण हेमाजी अजूनही आपल्या सगळ्यांसमोर एका युवती सारख्या समोर उभ्या आहेत, हे सगळ्यात त्या ठिकाणी महत्वाचं आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी मुंबईतला सिनेमा याचंही अटलजींचं नातं आहे. प्लाझा सिनेमामध्ये, प्लाझा थिएटरमध्ये जाऊन मराठी सिनेमा जो आमच्या मधु चव्हाणांनी त्या ठिकाणी प्रोड्यूस केला, मंगलजी आपके मित्र, आणि तो मराठी सिनेमा अटलजींनी प्लाझा थिएटरमध्ये जाऊन बघितला. अटलजी मुंबईकर होते याचं कारण त्यांचा मराठी सगळ्या रेसिपींवर प्रेम होतं. या रंगशारदाच्या या सभागृहात वर 10व्या माळ्यावर अटलजी भारतीय जनता पक्षाचं 25वं अधिवेशन ज्या वेळेला झालं त्यावेळेला इथे राहिलेत. आणि त्या व्यवस्थेचा प्रमुख मी होतो, प्रमोदजींच्या नेतृत्वाखाली काम करत होतो. ज्या वेळेला प्रमोदजी अटलजींकडे मला घेऊन गेले आणि म्हटलं अटलजींच्या आवडीचं जेवण आज बनलं पाहिजे, आणि म्हणून मी त्या ठिकाणी पंजाबी, मोगलाई सगळे शेफ बोलून घेतले होते. मला वाटलं अटलजी काहीतरी उत्तर भारतातील आवडीचा पदार्थ सांगतील. अटलजी मराठीत म्हणाले, मला पुरणपोळी पाहिजे. मी म्हटलं पुरणपोळी आम्ही बनवू. ते म्हणाले तेवढ्यावर चालणार नाही, मला बरोबर मोदक सुद्धा पाहिजे. मग राणेसाहेब सांगा, मोदक आणि पुरणपोळीवर प्रेम करणारे अटलजी हेच खरे मुंबईकर होते. आणि मी हे सगळं यासाठी म्हणतोय, याचं कारण जे आजकाल म्हणतायत ना मुंबई कोणाची, आणि त्यांच्या पक्षाचीच छकडे उडाली आणि छिन्न झाली. आज अग्रलेखामध्ये सामनामध्ये लिहिलंय त्यांनी, काय लिहिलंय, मंबाजी तुंबाजी, आमच्यावर टीका करताना. त्यांना हे कळलंच नाही की त्यांना आयुष्यामध्ये, उद्धवजी हे तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे, मुंबईवर प्रेम करणाऱ्या अटलजींनी मुंबईवर इतकं प्रेम केलं की तुम्हाला गल्लीत कोणी विचारत नव्हतं त्या पक्षाला दिल्लीतल्या त्या ठिकाणच्या लोकसभेचा अध्यक्षपद सुद्धा अटलजींनी दिलं. हे सुद्धा अटलजींनी मुंबईवर केलेलं प्रेम आहे. आणि म्हणून उद्धवजींना याची माहिती नाही. मुंबई कोणाची, तर मुंबई अटलजींची, मुंबई भारतीय जनता पक्षाची, मुंबई नारायण राणेजींची, मुंबई देवेंद्रजींची, मुंबई नरेंद्र मोदीजींची. आणि मग आम्हाला मंबाजी आणि अंबाजी म्हणणार असाल तर मी तुम्हाला आबूराव बाबूराव म्हटल्यावर लाज वाटली होत मला. याचं कारण आहे, तमाशामध्ये 2 व्यक्ती असतात, फड असतो. एक असतो आबूराव, दुसरा असतो बाबूराव. दोघे असतात फेकाडे, दोघेही असतात सोंगाडे. पण तमाशा तरी बरा, त्यात 2 लोक असतात. उद्धवजींच्या पक्षामध्ये फेकाडे आणि सोंगाड्याचं, आबूराव आणि बाबूराव म्हणून दोन्ही व्यक्तीचं काम करणारा व्यक्ती एकच आहे. तो सकाळी 9 वाजता त्या ठिकाणी टीव्हीवर येतो, आणि आम्ही तर त्याला नाव ठेवलंय पत्रकार पोपटलाल. आणि मग ते आमच्यावर टीका करतायत मुंबई कोणाची. मुंबई मुंबईला विकास देणाऱ्या पक्षाची आहे. मुंबई भारताबरोबर मुंबईच्या विकासाचं स्वप्न पूर्ण करणाऱ्यांची आहे. आणि म्हणून अटल कुंभ मुंबईत होतोय, मुंबई भारतीय जनता पक्षाची आहे. अटलजींच्या आशीर्वादाने मुंबईकरांवर प्रेम करणाऱ्या लोकांची आहे. आज या ठिकाणी या सगळ्या गोष्टी मांडताना अटलजींची आठवण करावी तेवढी कमी आहे. अटलजींचा हजरजबाबीपणा मी वारंवार सांगितला है. एकाध व्यक्ति के पास इतना हजरजबाबीपणा हो सकता है मैंने नहीं देखा. मुझे याद है आज भी वो प्रसंग कि जब अटल जी प्रधानमंत्री पद से बाहर निकल चुके थे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी,
कांग्रेस की सरकार थी, चलने में वो बेबी सिटिंग के कदम के जैसे चलते थे। कार्यालय में बैठक थी, दिल्ली कार्यालय में पत्रकार आए थे, एक रस्सी के पीछे पत्रकारों को रोक दिया गया था। उसी दिन सोनिया गांधी जी ने नटवर सिंह जो कांग्रेस के मंत्री थे उनका इस्तीफा लिया था। आरोप नटवर सिंह जी पर था और उसके ऊपर पत्रकार बहुत लंबे से रस्सी से पीछे से अटल जी को पूछ रहे थे, अटल जी आपसे बात करना चाहते हैं, अटल जी आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं, अटल जी आप प्रतिक्रिया देंगे क्या, बाप जी आप बात करेंगे क्या। अटल जी मुस्कुराते हुए कदम कदम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे और एक पत्रकार रह ही नहीं गया, उसको लगा पत्रकार को कि अब अटल जी प्रतिक्रिया ही नहीं देंगे, तो उसने लंबे से चिल्ला के कहा, अटल जी आपको नहीं लगता नटवर सिंह को बलि का बकरा बना दिया है? अटल जी आपको नहीं लगता नटवर सिंह जी को बलि का बकरा बना दिया है? अटल जी को जवाब टालना था तो अटल जी हजार जवाबी में कहते हैं, मैं तो शाकाहारी हूं। ये अटल जी है और उस अटल जी को याद करने के लिए हम सब लोग यहां पर इकट्ठा हुए। अमरजीत जी ने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आदरणीय हेमा जी, आज सभी की भावनाएं यही है। हमें लगा हम ही आपके चाहने वाले हैं, हमें लगा हम ही आपके चाहने वाले हैं, मुड़ के देखा तो आपके चाहने वालों का काफिला निकला। दिल ने कहा शिकायत कर भगवान से, दिल ने कहा शिकायत कर भगवान से, उफ, ये भगवान भी आपके चाहने वालों में से निकला। आदरणीय खासदार हेमा मालिनी जी को मैं निमंत्रित करती हूँ, आप इस मंच को संबोधित करें। आदरणीय हेमा मालिनी जी, तालियों की गूंज में हम उसे आमंत्रित करना चाहते हैं। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वतंत्र भारत के सबसे लोकप्रिय नेता में से एक, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, महान व्यक्ति, हम सबके पथ प्रदर्शक, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मोत्सव है आज, और हम सब इस अटल कुंभ में एकत्रित हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और इस कार्यक्रम में मुझे बुलाकर और मुझे भी सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी। अटल महाकुंभ के इस भव्य आयोजन जो किया है, इसके लिए मैं भाजपा अध्यक्ष आयोजक श्री आशीष लारना जी, जो बहुत अच्छे काम हमारे मुंबई के लिए करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, और हमारा भी कई बार बहुत मदद किया है, मैं आपको हमेशा धन्यवाद करती हूँ। और इस कार्यक्रम दीप कमल संस्था, जिसका आयोजक है अमरजीत मिश्रा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई करती हूँ मैं। और हमारे बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के नेता, केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी अभी थे हमारे साथ, अभी इस वक्त अभी निकल गए हैं, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन मैं करती हूँ। और हमारे बीच श्री नारायण राणे जी, जो MSME भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी अभिनंदन करती हूँ मैं। इस अवसर पर उपस्थित महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी एवं अतुल उन आए नहीं, तो उन सबको मैं
और इस वक्त यहाँ पर उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। जब मुझे आशीष जी ने बताया कि मुझे सम्मान करना चाहते हैं, अटल जी का बर्थडे है, तो मैं तो मथुरा में मेरा काम था, तो वो जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रहा है अभी पूरा देश में, तो हम सब सांसदों का अपने अपने क्षेत्र में रहकर ये जनता तक पहुंचाने का काम है, वो बहुत सीरियसली मैं कर रही थी। लेकिन जब इन्होंने कहा कि ये अटल जी का नाम पर हमें एक अवार्ड दे रहे हैं, तो मैं तुरंत एक्सेप्ट करके कल ही रात को मैं आई ये कार्यक्रम अटेंड करने के लिए, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आप सब इतने लोग यहाँ पर हैं, आप सबके सामने ये अवार्ड मुझे मिला है, ले चुकी हूँ मैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि किसी भी कलाकार के लिए बहुत ही अच्छा लगता है जब उसके ज़रिए किए हुए काम को रेखांकित करते हुए उसे सम्मान किया जाता है। जो भी व्यक्ति हैं, जो भी कलाकार हैं, वो तो सिर्फ एक माध्यम है, महिमा तो उस कार्य का होता है जिसके लिए सम्मान किया जाता है, जिसकी वजह से प्रेरणा लेकर मानव समाज आगे भी बढ़ता है। मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। जब अवार्ड्स मिलता है तो अच्छा ही लगता है किसी भी कलाकार को। लेकिन आज जो मिला है मुझे अटल जी के नाम से, अटल सम्मान, ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, वेरी वेरी स्पेशल। और इसके लिए आपने मुझे चुना आज इस साल के लिए, तो मैं मिश्रा जी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। और ये आप सबके बीच में लेते हुए भी बहुत ही खुशी हुई मुझे। अटल जी के बारे में सबने कई कुछ कहा, बहुत कुछ। अटल जी ने उनके जीवन में कितने लोगों के दिल को छुआ है, सो सबने अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे। तो मैं भी कहना चाहूँगी कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तब मुझे अटल जी के बारे में मेरे मम्मी ने बताया कि बहुत बड़े इतने अच्छे, क्योंकि मैं तो बहुत फिल्मों में बिज़ी थी उन दिनों में, तो उस वक्त कहा गया कि अटल जी बहुत बड़े नेता हैं, वो बुला रहे हैं, वो बीजेपी में हैं, तो आपको चुनाव में अगर जाना है, कुछ बात करना है तो जाना चाहिए। और बाद में मुझे पता चला, मैं क्रांति फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तो मनोज कुमार साहब जो राष्ट्र के ऊपर ही बहुत पिक्चर बनाए थे, तो उन्होंने कई बार कहा कि अटल जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने एडिटिंग देखा, उन्होंने क्रांति के फिल्म का आपका जो गाना देखा है, ये सीन देखा, उन्होंने सीन में कुछ चेंजेस करवाया, तो ही हैज़ टेकन लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड ही चेंज्ड सो मेनी थिंग्स। उस वक्त मैं पूछती थी कि लेकिन वो तो ये तो राजनीति में है, उनका क्या है। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो बहुत ही फिल्मी दुनिया से काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, स्पेशली ख़ास तौर पर राइटर लोगों से, लिरिक्स राइटर्स, इन लोगों से, क्योंकि उनका भी वही इंटरेस्ट था, कवि हैं वो अटल जी। तो वह बाद में मुझे पता चला। उसके बाद जब मैं उनके बहुत सारे चुनाव में जाने लगी, तो मैंने कहा कि लेकिन मैं इस व्यक्ति को देखना चाहती हूँ एक बार, तो इनके बारे में मैं स्टेज पर जाकर अटल जी ये हैं वो हैं सब कुछ मैं बोल रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट आई वांट टू सी हिम वंस। सो मैंने अरेंज किया, तो तभी यही बात इन्होंने अभी मिश्रा जी ने बताया कि ये सच बात है कि मैं उनके घर गई थी, तो मुझे मेरी मुलाकात हुई, तो लेकिन वो चुपचाप बैठे थे, तो मुझे बड़ा लगा, अजीब सा लगा, शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आई हूँ। बाद में बताया गया कि वो ही इज़ फीलिंग वेरी शाई टू लुक एट यू बिकॉज ही हैज़ सीन योर फिल्म सीता गीता 25 times. So I was shocked, my God, so sweet of him. एंड देन उसके बाद कई बार पार्लियामेंट में मुलाकात होती थी, तो बहुत स्वीटली यूज्ड टू नमस्ते करते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे। सो ही हैड लॉट ऑफ रेस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर द वर्क व्हाट आई हैव डन इन फिल्म्स। तो ये एक हमेशा मेरे दिमाग में याद रहेगी ये बात। तो और ये भी एक अद्भुत संयोग है कि अटल जी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव मथुरा से ही लड़ा था, और मैं भी पहली बार लोकसभा मथुरा से ही जीत कर पहुँची हूँ।
और उस वक्त अटल जी के मन में बहुत सारे सपने होंगे कि मथुरा के लिए कुछ करेंगे, लेकिन आज मुझे खुशी होती है कि उनके सपने को मैं काफ़ी साकार कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, 10 साल से मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना 10 साल तक मुझे मथुरा जैसे एक तीर्थ स्थल कृष्ण की नगरी में रहकर ब्रजवासियों के बीच में रहकर काम करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवशाली मानती हूँ। अटल है विजय रथ, नमो रथ अटल है, पूरा देश ये कह रहा है। करेक्ट, सही है ना? अपने लंबे संसदीय जीवन में वो विपक्ष में रहते हुए भी अटल जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी अमिट छाप छोड़ के गए। विपक्ष में रहते हुए भी बहुत कुछ उन्होंने किया है। देश को उन पर इतना भरोसा था कि संकट के समय उनके राजनीतिक विरोधी भी उनकी सलाह लेते रहे। ये मुझे सुनने में आया, ये सब सही है। देश उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था और वो लोगों की जो सपना था वो साकार भी हुआ। फिर प्रधानमंत्री बनकर बहुत सारे क्षेत्र में उन्होंने इतनी विकास की, इतनी उन्नति लेकर आया। उन्हीं का है नदियों को नदियों से मिलाने का जो बात कही थी। तो अभी रिसेंटली, अभी 1 हफ्ते पहले एक सवाल था पार्लियामेंट में, मेरा ही था, कि अबाउट वाटर रिजर्वेशन के बारे में, रिजर्वायर के बारे में। तो मैंने उस वक्त बोला था कि अटल जी का ये सपना था, वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी उसको लेकर उसको साकार करने के पूरा कोशिश में है। ये काम कितना जल्दी से होगा करके उसका हमारे मंत्री ने भी उसका जवाब दिया। सो आई फील सो हैप्पी दैट ये सब उनका सपना था अटल जी का। कैसे कैसे न्यू थिंग्स ही थॉट ऑफ। सो बहुत सारी चीज़ वो लेकर आए, तो हम बहुत ही उनके प्रशंसक बने हैं। और 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और अटल जी पार्टी के पहले अध्यक्ष बने। मुंबई में पार्टी के पहले प्रेसिडेंशियल स्पीच में उन्होंने उसके अंत में उन्होंने बहुत गरजते हुए कहा था कि महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये उन्होंने कहा था। उनके उस गरज की गूंज आज पूरे भारत में सुनाई दे रही है। उन्होंने जो भविष्यवाणी की, आज नरेंद्र मोदी जी अपने नेतृत्व में ये सब कुछ साबित करता जा रहा है। मुंबई के उसी धरती पर मैं भी खड़ी होकर, भाजपा का एक कार्यकर्ता बनकर, अटल जी के एक फैन बनकर आज मैं कहती हूँ कि अंधेरा छट गया, सूरज निकल गया और कमल खिल गया। अभी बहुत सारी हमारी फिल्म्स जगत से जुड़े हुए हमारी अभिनेत्रियाँ बहुत अच्छा सा उनके अटल जी का पोइट्रीज को सुनाया। तो मुझे भी किसी ने लिख के दिया है, तो मैं बताती हूँ उसको। कदम मिलाकर चलना होगा। यस, कदम मिलाकर। आशीष जी ने बोला मुझे बताऊंगा करके, अभी बताया नहीं। He said he will give me the best poetry of अटल जी। Anyway, that I got it. बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्क उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। थैंक यू सो मच। राधे राधे।
आणि यानंतर महाराष्ट्राची बुलंद तोफ जी दिल्लीमध्ये लखलखती आहे, पण दुसऱ्या बाजूला अत्यंत संवेदनशील असं व्यक्तिमत्व आदरणीय केंद्रीय मंत्री नारायण राणेजींना मी इथे आमंत्रित करते. भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचा जन्मदिवस आणि तो आज अटल महाकुंभ यांच्या वतीने साजरा केला जातोय. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले होते, आता गेलेत, पण माझे सहकारी आहेत केंद्रीय मंत्री श्रीयुत पीयूष गोयलजी, आजच्या सत्कार मूर्ती ज्याने आत्ताच आपल्यासमोर भाषण केलं त्या माननीय हेमा मालिनीजी, अभिनेत्री आहेत, ज्येष्ठ आणि ग्रेट कलावंत आहेत आणि आमच्यासोबत लोकसभेत सांसद आहेत. माननीय आशिष शेलार भाजपचे अध्यक्ष आणि आमदार, माननीय अमरजीत मिश्राजी अध्यक्ष दीपक कमल फाउंडेशन, त्याचप्रमाणे आमचे मित्र मंगल प्रभात लोढाजी महाराष्ट्रात मंत्री आहेत, राज पुरोहित आमचे मित्र तेही आहेत, ॲडव्होकेट अलका पारिक याही बसलेले आहेत मंचकावर, अन्य मान्यवर. मी मराठी शुरुआत केली मगर बीच में मैं हिंदी में भी बोलूँगा. एक्चुअली मैं हिंदी का तैयारी करके आया मगर इधर देखा बहुत सारे लोग मराठी है, इसलिए मैं मराठी करने के लिए मैं शुरुआत की. माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यांचा जन्मदिवस आणि त्यांच्याबद्दल सगळ्याच वक्त्यांनी त्यांच्याबद्दल अतिशय चांगलं आणि त्यांचे विचार आचार, त्यांची पदं कौशल्य, त्यांचं वक्तृत्व असू द्या, व्याख्यान असू द्या, कविता असू द्या, त्यांनी प्रशासन हाताळणं हे असू द्या, 3 वेळा प्रधानमंत्री म्हणून केला कारभार असू द्या, सहकार्यांना कसं प्रेम द्यावं आणि विश्वास द्यावा हे शिकणं, अनेक गुण त्यांचे त्या काळात अनुभवाला मिळाले. म्हणून त्यांची आजही पुढचं वर्ष शताब्दी आहे, आजही जन्मदिवस एवढा मोठ्या प्रमाणे साजरा होतो. हा माणसाच्या व्यक्तीपेक्षा त्याच्या गुणात्मक, त्याच्या अंगातल्या गुणामुळे सत्कार होतो किंवा साजरा होतो असं माझं वैयक्तिक मत आहे. त्याचप्रमाणे आज ज्यांना पुरस्कार मिळाला, जिनको आज पुरस्कार मिला है, वो पुरस्कार हेमा मालिनी या फक्त ॲक्टर आहेत, कलावंत आहेत, त्या दिसायला सुंदर आहेत, याच्या पुरता मर्यादित नाही. तो गुणात्मक सत्कार असतो. त्यांना जो पुरस्कार मिळाला गुणात्मक असतो. एक तर त्या कलावंत म्हणून ह्याच्यात आला, चित्रपटात आल्या, ते चांगले ॲक्टर आहेत, मी आपण बोललो की ग्रेट ॲक्टर आहेत. त्यानंतर भाजपामध्ये आल्या, खासदार झाल्या आणि तुम्ही त्यांना संसदपटू म्हणून पाहता. मी तर आता नेहमीच पाहतो, कारण मी मंत्री आहे, दोन्ही सभागृहात मला जावं लागतं. मी पाहतो, आज तुम्ही पाहताय त्यांना. हेमा मालिनी हे आपण एवढी वर्ष पाहतोय, आता त्यांचं वय 75 आहे. पण बघा, मी काही लोकांना बोलणार होतो स्टेजवरच्या माझ्या डाव्या उजव्या बाजूच्या, तुम्ही हेमा मालिनीकडून आज काय शिकाल? आपल्याला जास्त वर्ष जीवन जगायचं असेल तर फिटनेस मस्ट आहे, आवश्यक आहे.
तो राजकारणी असो, कलावंत असो, शेतकरी असो, कोणी असो, ते ठेवणं आवश्यक आहे. सिन्सिअर, पंक्च्युअलिटी, सिन्सिअरिटी अँड डिसिप्लिन 100% मेंटेन करतात. मी पाहिलं आहे 100%. त्यांचं मी पाहतोय सभागृहात येणं आणि जाणं यापासून बऱ्याच लोकांना शिकण्यासारखं. हातात पुस्तकं असतात, येताना येतात, आपल्या शीटवर बसतात, वेळ झाला का ती पुस्तकं उचलली, कामकाजामध्ये भागतात, वेळ संपला का परत तसं परत आपल्या गाडीपर्यंत जातात. नाही इकडे ना तिकडे, नाही कोण समोर आला नमस्कार नमस्कार. मी पाहतो हे व्यक्तिमत्व, सत्कार माणसाचा केला जातो. प्लीज जरा इथे बोल नका कोणी. सत्कार व्यक्तीचा माणसाचा केला जातो, हा गुणाचा सत्कार होतो. आणि मग गुणाचा सत्कार जाहीररित्या आपण का करतो की त्या सत्कारापासून बोध घ्यायचा असतो की आमचा पण सत्कार असा व्हायला पाहिजे, आम्ही पण असे वागलो, आम्ही पण उत्तम कलावंत, आदर्श कलावंत, आदर्श संसदपटू आम्ही होतोय, आम्ही झालो, आमचा सत्कार असा होईल. म्हणून हेमाजींचे गुण आत्मसात करणं हा सत्कारामागचा हेतू असतो, सत्कारामागचा हेतू. आणि म्हणून आमच्या मिश्रा साहेबांनी हा सत्कार त्यांचा ठेवला. त्यांनाच का निवडलं ते आता तुम्हाला कळलं असेल. त्यांनी जीवनामध्ये जे जे चांगले गुण जनतेसाठी, लोकांसाठी, कलेच्या माध्यमातून संसदपटू म्हणून सामाजिक आणि वेगळ्या क्षेत्रात जी जनसेवा केली आणि त्यामुळे सत्कार होतोय. मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बढ़िया. और मैं ऐसा समझता हूँ कि जब ये 100 ईयर सेलिब्रेट होगा जब हमें बुलाइए. याद करो हमारे. हाँ, इसलिए 100 ईयर के लिए आपको शुभकामना देता हूँ. विश यू ऑल द बेस्ट. हां मित्र, माझा इथे बरंच काहीतरी विशेषण वापरून उल्लेख झाला इथे मुंबईचे अमुक तमुक, पण मी आता केंद्रीय मंत्री आहे आणि माझ्याकडे इंडस्ट्री जवळपास 6,40,00,000 उद्योजक आज माझ्या अंडर आहेत आणि ते खातं हाताळतोय. मी कॅबिनेट मंत्री. पण मी भारतीय जनता पक्षाने मला दिलं. माझा प्रवास तुम्हाला शिवसेनेत झाला. मी आज कुठल्याही व्यक्तीवर टीका करणार नाही. त्याला माझं व्यासपीठ बरेच आहेत, काही तर यूट्यूब आहे, प्रेस आहे, बरीच क्षेत्र आहे बाहेर. पण आज तुमच्याबरोबर तुमच्यासोबत तुमच्या सानिध्यात आलो आहे. काहीतरी चांगले कलावंतांना पाहिलं, आनंद तुम्ही सगळ्यांनी बघितला, त्यांचं भाषण ऐकलं, गुणात्मक त्यांनी पुरस्कार का घेतला तेही बघितलं. आपण आठवले अटलजींना, त्यांची आठवण केली, कसे होते. मी भाग्यवान आहे. एक तर यांचा सत्कार माझ्या हस्ते झाला, हे माझं भाग्य आहे. दुसरं म्हणजे अटलजींच्या वाढदिवसानिमित्त हा कार्यक्रम होतो आहे. मी 1999ला महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होतो. त्याच वेळेला माननीय अटलजी देशाचे पंतप्रधान होते. अनेक वेळा भेटी व्हायच्या, अनेक बैठकींना सभांना एकत्र असायचो. मी त्यांना पाहायचो, त्यांचं लक्ष दुसरीकडे पाहायचो. अटलजीचं उठणं, बसणं, बसताना पण आजूबाजूला नमस्कार करणं, विचारपूस करणं, काप कैसे आहे राणे जी, बोला सही, अच्छा हो सर. अटलजी कोणत्याच क्षेत्रात कमी नव्हते. एखादा व्यक्ती, एखादा माणूस 100% परफेक्ट, मग परफेक्टमध्ये अटलजी 100% बसत होते. 100%. सांगा मला, माणूस म्हणून कधी कोणाचा वाईटपणा, अजात शत्रू म्हणत होते, अजात शत्रू नाही त्यांना. एक दिवशी मला माननीय बाळासाहेबांनी, मी कधी सांगत म्हणे काही गोष्टी त्यात सांगेन, बाळासाहेब बोलले, नारायण जरा जाऊन शरदला भेट. ते शरदच म्हणायचे. मी का नाही, तू भेट, वाजपेयींबद्दल एक निरोप आहे, तू जाऊन सांग. मी दिल्लीत गेलो, एकाला मध्ये टाकला, बोललं आज शरद पवारांचा वेळ घ्या, ते मंत्री होते.
आणि वेळ घेतला आणि गेलो. याला साहेबांनी पाठवलं आहे आणि त्यांचा असा निरोप आहे. नारायण, तू साहेबांना सांग. शरद पवार म्हणाले, वाजपेयी, माननीय वाजपेयी साहेब मुडी आहेत, त्यांना पटलं नाही, त्यांना पदाचा स्वार्थ नाही, पटलं नाही ते सरळ पदावरून बाजूला होतील, हा त्यांचा स्वभाव आहे. तेव्हा मी हा निरोप पुढे सांगणार नाही. म्हणजे किती चांगला स्वभाव, सहनशील, संवेदनशील अटलजी. तरीही लोक त्यांच्या कुठल्याही गोष्टीमध्ये हस्तक्षेप करण्याची धाडस करत नव्हते, नाही धाडस करत. मी त्यांना पाहिलं आणि त्यांची भाषणं ऐकले. मी भाषणं, एखाद्या स्टेजवर एखादा कलावंत ज्या प्रकारे काम करताना आवेशात येऊन बोलतो, आमचा तो अटलजींचा आवेश आणि हातवारे पाहिले कर रक्त सळसळायचं आवेश. आज अटलजी आपण तेव्हा पाहिले, आज अनुभवतोय त्यांचे गुण. खरं इथे प्रश्न इथे बसलेला आहे ना, त्यांचे गुण आत्मसात करणं काळाची गरज आहे. आत्मसात करणं, नुसतं आला, हार घातला, फुलं घातली, कर्तव्य संपत नाही. अटलजीला तेव्हा हा भारत जो अभिप्रेत होता तो घडवण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे, सगळ्यांवर आपल्यावर आहे. आता मोदीजी सांगतायत भारत आत्मनिर्भर बनवायचं आहे. ते बनवायचं कोणाच्या जीवावर बोलतात? आम्हा सर्वांच्या, भारतातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या जीवावर बोलतात की आम्ही आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम भारत को दुनिया के अर्थव्यवस्था में तीसरे क्रमांक में लाए. आज 5वें क्रमांक में पहुंचा है, तीसरे क्रमांक में लाएंगे. ते एकटे बनवणार का? नाही, नाही बनवणार. त्यासाठी प्रत्येकाने पर कॅपिटा इन्कम, आपलं उत्पन्न वाढवणं, आपलं उत्पन्न वाढवणं, देशाचं GDP वाढवणं, रोजगार बेकारी घालवणं, एक्सपोर्ट वाढवणं, एक्सपोर्ट वाढवणं, GDP वाढवणं, म्हणजे आपण ऑटोमॅटिक तिसऱ्या क्रमांकावर जाणार. यासाठी योगदान तुमचं पाहिजे, योगदान आपलं पाहिजे, सगळ्यांचं. ते कोणत्याही क्षेत्रातली लोक असू देत. मोदीजी म्हणाले ना, तिसऱ्या नंबरवर भारत येईल, आणण्यासाठी आपण योगदान देणं हा प्रयत्न व्हायला पाहिजे, हा प्रयत्न व्हायला. नाही तर फक्त इकडे पळाले तिकडे पळता. आम्ही भाजपचे कार्यकर्ते म्हणून नाव घ्यायचं भाजपचं, कर सत्ता आहे तिथे आणि इथे, एवढं काम नाही. सत्ता सांगताना अभिमान असेल तर अभिमान टिकवायचं काम केलं पाहिजे. वि स खांडेकर म्हणत होते, लिहिलं आहे वि स खांडेकरांनी, यश मिळवणं सोपं, यश टिकवणं त्यापेक्षा कठीण. कठीण. आपण सत्ता मिळवली, सत्ता आहे देशात, ही सत्ता टिकवणं, हॅट्रिक करणं, यातनी टिकवणं, परत मोदींना पंतप्रधान आणणं, यासाठी काम. कोणाचे नाव घेणं, घराघरात सांगा मोदींनी आत्तापर्यंत 9 आणि 10 वर्ष आहे किती योजना दिल्या, 54 योजना दिल्या. बऱ्याच माझ्या सहकार्याने पीसपासून काही योजना सांगितल्या, 54 योजना दिल्या. कोणी देऊ शकलं नाही. मी कुठलाही माजी पंतप्रधान टीका करणार, कोणी देऊ शकलं नाही. भारताला अर्थव्यवस्थेमध्ये, जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये 10व्या नंबर सोडा 5व्या नंबर कोणी आणलं नाही. आत्मनिर्भरची भाषा कोणी केली नाही. भारत महासत्ता बनेल हे स्वप्न नाही, हे वास्तव्य सांगण्याचं धाडस आपल्या पंतप्रधानांनी केलं की त्यांच्याबद्दल आपल्याला अभिमान आहे. हा अभिमान शाब्दिक असता कामा नये, सोयीचा असता कामा नये. त्यांचं नाव घेतलं म्हणजे काम होतं, या वापरण्यासाठी होता कामा नये. तर ते सातत्याने तिथे राहावेत, म्हणजे भारत आत्मनिर्भर बनेल. या चांगल्या हेतूने योगदान देणं हे आपल्या सर्वांचं काम आहे. सत्कार वाचून बोध घेणं मी सांगितलंय, सत्कार मूर्तीपासून बोध घ्या. त्या निमित्ताने हा समारंभ मिश्रांनी अरेंज केला, इथे आयोजित केला.
त्यातून झालेलं संभाषण आणि विचार याचा विचार करा. काय बोलले राणे, काय बोलले पियुषजी, काय बोलले सेलार, काय बोलले हेमा मालिनी, ते विचार आहे ना, हे विचार व्यक्त करायचे असतात, कानाने ऐकायचे असतात आणि आत्मसात करावे म्हणून हे समारंभ आयोजित केले जातात. हे समारंभ आयोजित केले जातात. मित्र, मी या मुंबईत अगदी नगरसेवकापासून बरीच 30-35 वर्षाला मी पदावरच आहे. तेव्हा नगरसेवक, BST चेअरमन, आमदार, मंत्री, अनेक वर्ष मंत्री, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेता, परत आमदार, परत खासदार आणि आता मंत्री. मी मुंबई बोलतोय, पण कधीही रिपिटेशन मी केलं नाही. बाहेर बोलेन ते आत बोलेन असं नाही. वेगळे विचार मी लोकांना देतो. तरुणांनी प्लीज, भाईसाहेब प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, तरुणांनी आज हा भारत, मोदी जे सांगतात ना, तरुणांसाठी सांगतात, हा देश जगाच्या पाठीवर अन्य देशापेक्षा, महासत्ता असलेल्या देशापेक्षा भारताला पुढे न्या. पुढे न्या म्हणजे ओढायचं नाही. अर्थव्यवस्थेमध्ये, विकासामध्ये आज कुठलेही शोध लागतात, अमेरिकेत लागतात, जपानमध्ये लागतात, जर्मनीत लागतात, भारतात का नाही? उत्पादन आपलं का नाही वाढवायचं? टर्नओव्हर का वाढू नये? प्रॉफिट का जास्त मिळू नये? मी सांगितलं म्हणजे पर कॅपिटल इन्कम आपलं 2 लाख आहे, अमेरिकेचं 54 लाख आहे, चायनाचा 36 लाख आहे. मग आपण 2 लाखाचं जीवन जगतोय, ते 54 लाखाचं महासत्ता जाणार असेल तर पर कॅपिटल इन्कम वाढेल. असे व्यवसाय, अशी क्षेत्र निवडणं आणि त्यासाठी प्रयत्न करणं हे आपलं सर्वांचं काम आहे. सत्कारातून सत्काम झालं तर सत्कारने लागला असं म्हणता येईल. सत्कारने लागला. हेमाजींचा सत्कारने लावायचा असेल तर येणाऱ्या निवडणुकीतून लोकसभेच्या 100% जागा भारतीय जनता पक्षाला मिळावी. त्यानंतर होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकात जेवढे आमदार आहेत, आपण काम केलं 10 वर्ष केंद्राने महाराष्ट्रात केलं, मग दुसऱ्याला काय एका दुसरी जागा द्यायची? 100% आमदार आपलेच व्हायला पाहिजेत. महानगरपालिका आपलीच व्हायला पाहिजे. या दृष्टीने टाळ्या मारून काम संपत नाही. जबाबदारी जास्त होते. टाळ्या मारल्या म्हणजे विलिंगनेस आहे, तुमची तयारी आहे असं मी मानतो. मग त्यासाठी तयार लागा. लोकांना सांगा विकास आम्ही केला आहे. विधायक, सामाजिक सर्व क्षेत्रात, शिक्षणापासून आमच्या पंतप्रधानांनी, मंत्र्यांनी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य कोणाला शक्य नव्हतं. 3 लाख कोटी खर्च करावा लागतो. 3 लाख कोटी. असे निर्णय आमच्या सरकारने घेतले आणि लोकांना चांगलं जीवन देत आहेत. रस्ते बघा, रस्त्यासाठी किती खर्च केला. मेडिकलच्या सीट, एअरपोर्ट किती पट्टीने आम्ही वाढवले फक्त 9 वर्षात. हे काम लोकांपर्यंत पोचवायचं काम हे आपल्या सर्वांचं आहे. मी नाही, तुम्ही सर्व. आता मी इथे आहे. उद्या सकाळचा कार्यक्रम आशिषात मतदारसंघात आहे. दुपारनंतर जयपूर, राजस्थान, परवा केरळाला. 1 दिवस नाही आम्ही थांबत. आणि म्हणून तुम्हाला माझी विनंती आहे, तुम्ही सर्वांनी आमच्या हेमा मालिनीला शुभेच्छा द्या. त्या पण खासदार आहेत, त्यांना शुभेच्छा. दीर्घ आयुष्य आणि उत्तम आरोग्य त्यांना ईश्वराने द्यावं अशी प्रार्थना करतो. पण त्याचबरोबर तुम्हा सर्वांनाही दीर्घ वर्ष आयुष्य मिळो, उत्तम आरोग्य मिळो आणि पुढच्या वर्षी भाजपाचा 100% रिझल्ट खासदार, आमदार, कॉर्पोरेशनला तुम्ही मिळवून द्याल यासाठी ईश्वराने द्यावं अशी मी प्रार्थना करतो. रामेश्वरावर प्रार्थना करतो. आणि आपल्याला राम मंदिर लवकरच उभारलेलं दिसणार आहे आणि ज्यांना जायचं ते जाऊ शकतात. आणि म्हणून त्यांनाही विनंती करेल, आमच्या या भाजपच्या कार्यकर्त्यांना, ती महिला असो पुरुष असो, चांगली शक्ती, ताकद आणि चांगले विचार दे अशी प्रार्थना करतो. या सुंदर कार्यक्रमाला आमच्या
मिश्राजींनी जरा थांब ना, जरा अर्धा मिनिट नंतर तुमच्या घोषणा ऐकायला मी थांबतो बाहेर. आणि मला मिश्राजींनी आमंत्रित केलं, इथे आल्यानंतर मान सन्मान आदर सगळाच केला, त्याबद्दल त्यांचा मी अतिशय ऋणी आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यानंतर प्रसिद्ध अभिनेत्री अदिती सारंगधर आणि स्मृती सिन्हा यांचा आपण चट्टन सत्कार करतोय. आणि अमरजीत सिंग आपले आभार मानतो. मैं निवेदन करता हूं आप लोग से कि अपनी जगह पर बैठें, अपनी जगह पर बैठें, अपनी जगह पर बैठें. आपको भी बोल रहा हूं, कृपया अपनी जगह पर बैठें. हम सब के बीच में काव्य पाठ कर रही थी अदिति सारंगधर, अभिनेत्री मराठी फिल्मों की. मैं साहब से निवेदन करता हूं कि उन्हें अंग वस्त्रम देकर उनका सत्कार करें. हम सब कह रहे थे कि महाराष्ट्र की तोप ऐसे नारायण राणे साहब वो अंग वस्त्रम पहनाएंगे अदिति सारंगधर जी को. अदिति सारंगधर जी को और स्मृति सिन्हा जी को भी इसी तरह का दुपट्टा पहनाकर उनका भी सम्मान करेंगे, आशीष देंगे. स्मिता गवाणकर से भी निवेदन करता हूं, उनका भी सम्मान. स्मिता गवाणकर जी को स्मिता गवाणकर जी का सम्मान हो रहा है. मैं आप सबका आभार मानता हूं और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए. आदरणीय केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे साहब आए. आपके भी प्रति मैं कृतज्ञ हूं. आप आकर हम सबका मार्गदर्शन किए. दिल्ली से अलका जी आई. मैं एक और सम्मान है आनंद सिंह जी का, ऑस्कर टीवी के आनंद सिंह जी का सम्मान भी आदरणीय नारायण राणे साहब के हाथों हो रहा है. आप सबके प्रति आभार मानता हूं और फिर जल्द ही मिलेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.